यस। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं बेटा। जैसे अपन आज 45 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहाँ पे GOC1 GOC2 की बात करते हैं, वहां से अपन कुछ इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये आज का जो हमारा एजेंडा है, बेसिकली बच्चों जेई मेंस, ठीक है, एज वेल एज नीट, ठीक है। तो उसके अंदर क्वेश्चंस कैसे आते हैं और अपन को सॉल्व कैसे करना है और कौन कौन से रूल्स आपके किस तरीके से अप्लाई करेंगे, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो GOC1 में GOC1 प्लस GOC2 का सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। देन इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स की आपको 5 क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके आएंगे। हेलोल्केन्स और एरीन्स की बात करेंगे, ठीक है, हेलो एरीन्स की बात करेंगे, राइट। जैसे क्लोरोबेंजीन वगैरह है, एरोमेटिक, राइट। यस। नेक्स्ट आपका एल्कोहल फ्रॉम ईथर पे अपन 5 क्वेश्चन देखेंगे। एल्डिहाइड कीटोन एसिड के अंदर 5 क्वेश्चंस, अमाइंस के ऊपर 5 क्वेश्चंस एंड बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स, ठीक है। तो बेसिकली ये चैप्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद बच्चों जैसे हम बात करते हैं पॉलीमर्स चैप्टर, अभी आपको यहाँ पे डिस्कशन करने को मिलेगा। तो पॉलीमर्स के बाद अपन अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ, ठीक है। तो केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ के ऊपर ऑलरेडी लेक्चर्स हैं मेरे, लेकिन उसके भी क्वेश्चंस अपन डिस्कशन करेंगे, ऐसे कुछ अपन करते रहते हैं। और आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। तो चलते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन पेंट 2 इन एंड 4 आइन इज, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपका आया हुआ एग्जाम के अंदर है, हम ध्यान से देखो सॉल्व करेंगे। आप एक बार सोचो, चलो क्या आपका आंसर हो सकता है। तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, इसके जो स्ट्रक्चर है उसको हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो क्या दे रखा है, पेंट। अब इसमें जो मैं लिखता हूँ एक बार आपको समझ में आएगा। पेंट 2 के साथ आपका ENE होगा, लेकिन ENE में से E निकाल दिया गया है क्योंकि उसने बायने को ऐड किया है, तो ENE निकाला जाता है, ठीक है। ये रूल्स के अकॉर्डिंग आता है। देन आपका 4 बायने, ये सब हाइफन है। हाइफन मतलब जब हम वर्ड को डिजिट से अलग करते हैं तो अपन हाइफन यूज करेंगे, ठीक है। और डिजिट को डिजिट से अलग करना है तो हम कॉमा यूज करते हैं। तो यहाँ से देखो आपका वर्ड रूट कौन हो गया है, पेंट। तो पेंट का मतलब बच्चों 5 कार्बन लिख लेंगे अपन, 1 2 3 4 5। देन बोला यहाँ से 2 पे आपका सेकंड पोजीशन पे आपका ENE है, मतलब डबल बॉन्ड है। और 4 पे आपका बाई ENE है। तो नंबरिंग आप किधर से भी कर लो, लेफ्ट राइट, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है अभी। तो ये 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 2 मतलब ये हो गया, तो 2 पे आपका डबल बॉन्ड लगा दें। और 4 1 2 3 4, 4 बच्चों आपको यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। अब सिंपल से उसने सिग्मा पाई काउंट करने के लिए बोला है, तो प्लीज आपको यहाँ पे हाइड्रोजन भी डिनोट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे बैलेंसी पता है कि भाई जो कार्बन है उसकी बैलेंसी तो 4 ही होती है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन इधर से आ गया। नेक्स्ट अपन बात करें तो इसकी ऑलरेडी बैलेंसी 4 हो गई, तो यहाँ पे कुछ नहीं जोड़ना है। तो 1 2 3 एंड 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 एंड 4। देन यहाँ पे आपके 3 हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे। अब चेक कर लो कितने यहाँ पे सिग्मा। तो काउंट करते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। परफेक्ट। तो आप किधर से भी काउंट कर लो तो आपको 10 सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 10 सिग्मा मिलते ही आपका फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है। आप पाई बॉन्ड भी देख लें, तो डबल बॉन्ड में 1 पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में आपका ऊपर नीचे पाई, तो कितने पाई हो गए टोटल आपके, 3 पाई बॉन्ड। तो 3 पाई बॉन्ड एंड 10 सिग्मा बॉन्ड, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। यस, देखा आपने, ऐसे भी क्वेश्चंस मतलब एनटीए पूछ सकता है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द आयोपेक नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है। तो आयोपेक कंपाउंड, अब ये जो आपको स्ट्रक्चर दे रखा है, इस स्ट्रक्चर के बेस पे आपको बताना है बच्चों कि यहाँ पे इसका आयोपेक नेम क्या होगा। तो आयोपेक नेम तो अपन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चलो ना, इसका अपन क्या करते हैं, स्ट्रक्चर तो दे ही रखा है, हम इसकी नंबरिंग करते हैं सही ढंग से ना, वहीं से आंसर सही बैठेगा। तो बताओ बच्चों नंबरिंग किधर से करी जाए। देखो ध्यान से देखना, आप ये कीटोन दे रखा है, ये सेक्शन आपका यहाँ पे कीटोन बोला जाएगा, ठीक है। इसकी बच्चों बात करेंगे तो ये आपका यहाँ से एल्डिहाइड सेक्शन है। आप बिल्कुल बात को समझो ध्यान से। तो नंबरिंग किधर बेटा, जहां पे प्रायोरिटी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली कार्बन कंटेनिंग फंक्शन में प्रायोरिटी ज्यादा ही होती है। तो आपको ध्यान दो, हम बीच में तो कर नहीं सकते हैं नंबरिंग कीटोन से, तो हम एल्डिहाइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये 1 हो जाएगा। मैं इसके स्ट्रक्चर को ना नीचे ड्रॉ कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे था कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ दिस हाइड्रोजन एंड
डबल बॉन्ड O, और यहाँ बच्चों एक CH3 ग्रुप है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ आपको, देन ये डबल बॉन्ड, देन आपका फर्दर ये। अब ध्यान देते हैं, तो नंबरिंग, आपको नंबरिंग कैसे करते हैं बेटा, आपको जरा रूल्स बताता हूँ भाई। नंबरिंग के अंदर रूल्स हम क्या फॉलो करते हैं कि एक ऐसी कार्बन की चेन होनी चाहिए, ठीक है, प्रिंसिपल चेन की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हो, और मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचिंग हो। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप ए मिल गया टर्मिनल पोजीशन पे, तो ये 1 हो जाएगा, देन आपका 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, टोटल 6 की चेन होने वाली है। तो 6 आपको मिलना चाहिए, मतलब हेक्स इज अ वर्ड रूट, अपन लिख लेते हैं फटाफट से। तो बच्चों हेक्स हो गया वर्ड रूट। नेक्स्ट अपन ध्यान से देखेंगे और क्या आना चाहिए हेक्स के बाद। वर्ड रूट हो गया, अब नेचर ऑफ बॉन्ड, ये तो वर्ड रूट हो गया। अब नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है साथ, ठीक है। तो हेक्स के बाद आपको पता है कि फोर्थ पोजीशन पे, 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे एक लगा है आपका ENE। अब इस ENE जब लिखेंगे तो उसमें से ई निकालना पड़े, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वन ई, देखो ये आपका यहाँ से हो गया बच्चों, दिस इज वर्ड रूट, ठीक। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया 1 डिग्री सफिक्स। अब सेकेंड डिग्री सफिक्स होता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो ऑलरेडी यहाँ पे एल्डिहाइड डिसाइड हो चुका है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो उसके लिए हम लोग अल अल डिफाइन करेंगे, वो 1 कार्बन पे तो बाई डिफॉल्ट 1 लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो प्लस में आपका हो जाएगा 1 पे अल या फिर एल्डिहाइड। अब ध्यान देना, अपन ने 1 पे अल लगा दिया, तो इस ENE अगर लिखना चाहिए था तो ENE में से ई निकल जाएगा, इन बचेगा सिर्फ। और इसके पहले आते हैं, तो आपके वर्ड रूट के पहले क्या आता है, वर्ड रूट के पहले आपको देखने को मिलेगा 1 डिग्री प्रीफिक्स। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स या रिंग, तो रिंग तो यहाँ पे है नहीं, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स छोड़ दो, स्किप कर दो। नेक्स्ट आता है सेकंड डिग्री आपका प्रीफिक्स, तो वो कहता है कि लोअर प्रायर फंक्शनल ग्रुप लगाओ, ठीक है, और उनके बाद आपके जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उनको डिफाइन करो। तो ध्यान देते हैं यहाँ पे अपन, तो अल्फाबेटिकली फॉलो करें। अच्छा, इसके लिए प्रीफिक्स क्या होता है कीटोन के लिए, तो कीटोन का प्रीफिक्स होता है बच्चों कीटो, ये सभी को पता है। और यहाँ पे एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, तो ये मिथाइल M से स्टार्ट होगा, तो पहले कौन M और K में से, तो इसलिए कीटो आपका पहले जाएगा अल्फाबेटिकली। तो 3 पे हो जाएगा आपका कीटो, और देन हाइफन, और 2 पे हो जाएगा बच्चों मिथाइल, देन हेक्स 4 इन ENE बचेगा, ENE में से इन बचेगा, देन 1 अल। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, फोर्थ ऑप्शन। तो इसका फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। रूल समझ में आया ना, रूल्स जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस पर ध्यान दो, क्वेश्चन तो अपने आप बनेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, which is not found in alkene, ठीक है। एल्कीन में क्या नहीं पाया जाता है, और ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एम्स में भी आया है, RPMT के अंदर भी आपका पूछा गया डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, चेन आइसोमर्स बोला है उसने, पोजीशन आइसोमर्स बोला है, और मेटामर्स बोला है, पोजीशन आइसोमर्स बोला है। तो भाई आपको पता है कि जो एल्कीन्स होते हैं, तो एल्कीन्स में चेन आइसोमर्स को पहले बताता हूँ। चेन आइसोमर्स का मतलब क्या है बेटा, देखो आइसोमर्स का बेसिक मतलब क्या होता है कि जो भी गिवन कंपाउंड है, उन गिवन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है, DU हम लोग पढ़ते हैं इसको, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलते हैं, ठीक है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये कंडीशन आपकी वैलिडेट अगर होती है, वेरीफाइड होती है किसी भी गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर। और आपको पता भी है कि DU निकालने के मैंने 2-3 तरीके बताए थे। अगर आपको स्ट्रक्चर गिवन है, या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, या मॉलिक्यूलर बीट गिवन है, अपन कैसे निकालते हैं, आप लेक्चर को सर्च करो प्लीज, आपको मिलेगा, ठीक है। यस, मेरे यूट्यूब चैनल्स पे। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम मिलेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम मिलना चाहिए। तो गिवन कंपाउंड क्या होगा बेटा, आइसोमर्स होंगे आपस में। आइसोमर्स में अपन कंपेयर करते हैं ना, तो ए और बी आपस में आइसोमर्स होंगे अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। तो आइसोमर्स हो गए। अब आइसोमर्स में कौन सी कैटेगरी है, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, स्ट्रक्चर्स आइसोमर्स हैं या आपके स्टीरियो आइसोमर्स हैं। तो फिर चेक करते हैं, यहाँ पे दे रखा है, देखो ध्यान दो, पहला चेन आइसोमर्स। तो भाई चेन आइसोमर्स तो देखने को मिलता ही है ना। भाई चेन आइसोमर्स का मतलब क्या है, कि प्रिंसिपल चेन मस्ट बी डिफरेंट। भाई बाकी सारी चीजें सेम होगी, तो प्रिंसिपल चेन आपकी डिफरेंट होनी चाहिए। तो जैसे मैं बताऊं, देखो कार्बन, ध्यान दो आप। जैसे मैंने इस तरीके से बच्चों, ये आपका यहाँ पे मैं कोई भी एग्जांपल ले सकता हूँ, मैंने इस तरीके से लिया, ध्यान दो, ये 1 2 3 4 हो गया ना, ठीक है। अच्छा, अब ये फर्स्ट फर्स्ट कंपाउंड में, सेकंड आपको बताता हूँ, है ना। एल्कीन पहले चेन आइसोमर्स को बताता हूँ, एल्कीन को लेके, भाई एल्कीन को लेके ही पूछा ना, तो उसी को लेके बात। तो 1 2, देन यहाँ मिथाइल लगा दिया, देन आपका डबल बॉन्ड है। आप ध्यान दो बेटा, प्रिंसिपल चेन बदल गई ना, प्रिंसिपल चेन मतलब आयोपे के अकॉर्डिंग। ये 1 2 3 4, इसकी चेन की बात करेंगे तो ये 1 2 3 नीचे जाओ, या फिर 3 इधर आओ। तो भाई प्रिंसिपल चेन तो डिफरेंट हो गई ना, DU अभी भी 1 है, बिकॉज देखो डबल बॉन्ड 1 है, ना भी डबल बॉन्ड, DU सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, आइसोमर्स हैं बट चेन आइसोमर्स होंगे। तो वो कह रहा है कौन सा नहीं पाया जाएगा, तो भाई ये तो पाया जाएगा ना, तो ये तो आपका ऑप्शन में नहीं आना चाहिए।
सिमेट्रिकल आइसोमर्स तो बच्चों पता ही है, सिस ट्रांस ईजेड सिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये भी नहीं आएगा। और मेटामर्स की बात जरा करते हैं, व्हाट इज मेटामर्स। तो मेटामर्स में अपन क्या करते हैं कि जो आपके पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ध्यान दे बेटा, मेटामर्स में क्या होता है, मेटामर्स के अंदर हम लोग बात करते हैं पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, जिनकी एक से अधिक वैलेंसी बच्चों खाली होती है, जैसे ईथर ले सकते हैं हम, तो ईथर से समझें। तो ये बोल रहा है कि भाई एल्कीन्स में क्या नहीं मिलता है। अब क्वेश्चन तो ये कि मेटामर्स जो जनरली देखने को मिलता है वो हाइड्रो एटम्स मॉलिक्यूल के साथ देखने को मिलता है, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। हाइड्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब ये है कि कोई रिंग होगी, जैसे ईथर लिया मैंने, तो ये आपका हाइड्रो एटम ऑक्सीजन हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे कार्बन को अरेंज कर सकते हो, एक नया मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे बना सकते हो। तो मतलब बेसिकली क्या है कि जो आपके एल्कीन्स हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मतलब नहीं मिलेंगे, वो इस तरह आइसोमर्स में तो मिलते ही हैं। इसका सही आंसर होगा आपका मेटामर्स। ठीक है, तो मेटामर्स में आपको जो एल्कीन है वो देखने को नहीं मिलेगा। देखो इस मेटामर्स में बेटा क्या है, आप मेटामर्स को मेरे को फिर से आपको रिपीट, आप देखो डबल बॉन्ड बना लगा के देख लो ना, कोई इशू नहीं है, आप ध्यान दो। ऐसे ऑक्सीजन को अपन ने यहाँ लगा दिया, ठीक है, एक ईथर बन गया आपका, एल्काइल पार्ट इधर, एल्काइल बीच में ऑक्सीजन होता है, ईथर तो यही होता है ना, ROR। मैंने इसी को सेम फॉलो किया। तो 1 2 3 4 4 कार्बन है ना इस पे, तो मैं एक साइड करता हूँ 1 2 3, है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन देन ये। अब देखो इधर मैंने 3 कार्बन कर दिया, यहाँ 1 कार्बन। भाई एल्काइल पार्ट मस्ट बी डिफरेंट ना, तो एल्काइल पार्ट तो डिफरेंट दोनों साइड दिख रहे हैं, बीच में हेटेरोएटम्स के आसपास या पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के आसपास, उनको अपन दोनों को मेटामर्स बोलेंगे। लेकिन अगर मैं डबल बॉन्ड लगा दूं, डबल बॉन्ड यहाँ लगा, या फिर डबल बॉन्ड मैं यहाँ लगा दूं, या फिर डबल बॉन्ड को मैं इधर लगा दूं, तो उससे लेना देना नहीं होता है भाई, एल्काइल ग्रुप आपके डिफरेंट होनी चाहिए ना, तो एल्कीन से लेना देना वहां पे होता नहीं है, तो इसलिए एल्कीन वहां पे मेटामर्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मेटामर्स में एल्कीन देखने को नहीं मिलेगा। बाकी आपको तो पोजीशन मिलेगा, ज्योमेट्रिकल मिलता ही है ना, सिस ट्रांस जेन में मिलता ही है, तो इसका सही ऑप्शन आएगा मेटामर्स। एक्सप्लेनेशन पे हम ज्यादा ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द बेंजाइल कार्बोनियम आयन। ठीक है, तो देखो कार्बोनियम ईएम लास्ट में क्या लगा है, सफिक्स में ईएम, और ईएम जहां भी लगा होता है उसका मतलब होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बेंजाइल का मतलब बेंजीन से रिलेटेड है, बाकी आपका कार्बोनियम है, ये देखा आपको स्ट्रक्चर। उसने बोला हाइड्रेशन क्या होगा, यार इससे आसान और क्या हो सकता है बताओ। कार्बन के पास कितने सिग्मा देखेंगे, जरा इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ एक बार, देखो ये आपका यहाँ से इस तरीके से, कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है बेटा, यस, बाकी एक पॉजिटिव चार्ज। कितने सिग्मा दिख रहे हैं फटाफट से बताओ, ये चार्ज कार्बन एटम है, ये मैंने पढ़ाया था ना न्यूट्रल और चार्ज कार्बन एटम के साथ, न्यूट्रल में अपन सिग्मा पाई काउंट कर लेते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज या फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को वैल्यू देते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बताओ कितने आपके सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो आपके कार्बन के आसपास 3 सिग्मा बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, परफेक्ट, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा हो गए। ठीक है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज बता रहा है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था कार्बन का, वो कहीं चला गया, कोई एटम लेके चला गया, तो मतलब यहाँ पे एक एम्प्टी आपका अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जो पॉजिटिव चार्ज देखे है ना, तो पॉजिटिव चार्ज बच्चों बता रहा है एम्प्टी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, एक यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको 3 सिग्मा मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कौन कौन से ऑर्बिटल देखने को मिलेंगे, एक तो एस पार्टिसिपेट कर रहा होगा, और 2 हाइड्रोजन इधर से, एक कार्बन इधर से है, तो आपके पी आएंगे, तो एस के साथ एक पी होगा, एक पी और आएगा, मतलब सीधा आप ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई 3 सिग्मा है तो sp2 होगा। अब इसमें sp2 में पता है कि एक s होता है, बाकी 2 पी आपका पार्टिसिपेट करते हैं कार्बन के, कार्बन की बैलेंसी 4 होती है ना, एक s में होता है इलेक्ट्रॉन्स, 3 पी में होते हैं, पी वाला एक चला गया, तो कार्बन के साथ कितने देखने को मिल रहे हैं, एक s पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, और बाकी 2 आपके पी पार्टिसिपेट करेंगे, तो sp2 इज द आंसर। यस इट इज क्लियर, sp2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। नेक्स्ट है, सम मेथड डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट्स इन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आर गिवन, व्हिच वन इज मोस्ट डीएक्टिवेटिंग। ध्यान दो बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डीएक्टिवेटिंग का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं, ध्यान दो। जैसे मैंने बोला कि भाई बेंजीन रिंग, ऊपर उसने बोला भी है कि मेटा डायरेक्टिंग और एरोमेटिक उसने वर्ड यूज किया है सब्स्टिट्यूशन के साथ, तो मतलब बेंजीन। तो देखो बेंजीन के साथ बच्चों अगर अपन एक ऐसा ग्रुप लगाते हैं जिस ग्रुप के पास लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं या उसके पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, तो डेफिनेटली वो लोन पेयर्स और नेगेटिव चार्ज बेंजीन रिंग के अंदर शिफ्ट होते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल रेजोनेंस करेंगे, और ये वो जो ग्रुप जो लोन पेयर्स अंदर दिखाई बाहर दिखाई देगा इस जी ग्रुप के पास, वो अंदर शिफ्ट होगा 100%। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दूं, जैसे अपन फिनॉल के बारे में स्टडी करते हैं, आप ध्यान दो, यहाँ पे हम लेते हैं ना OH, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स होते हैं, तो ये हमेशा अंदर जाएगा। ऐसे जितने भी ग्रुप आप पकड़ लो, ठीक है, जहां पे बेंजीन से अटैच अगर जो भी ग्रुप जी होगा, जो भी एटम अगर उसके पास लोन पेयर नेगेटिव चार्ज हुआ, तो 100% अंदर जाएगा।
और जब बेंजीन के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर से अंदर जाती है तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, जिसको अपन बोलते हैं एक्टिवेटिंग। ये बेंजीन क्या हो रही है, एक्टिवेटिंग। और किसकी वजह से हो रही है, उस OH ग्रुप की वजह से हो रही है, बाहर वाले G ग्रुप की वजह से। तो उस ग्रुप को अपन बोलते हैं एक्टिवेटर। क्या बोलते हैं, एक्टिवेटर बोलते हैं। दोनों बातें समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं बताता हूँ डीएक्टिवेटर के बारे में। तो इसने डीएक्टिवेटिंग वर्ड यूज किया है। अब डीएक्टिवेटिंग का मतलब रिवर्स कर देंगे। तो बेंजीन से अटैच कोई एक ऐसा ग्रुप, जी ग्रुप, उस जी ग्रुप के पास बच्चों कंडीशन कुछ ऐसी हो, ए डबल बॉन्ड बी वाली सिचुएशन, या फिर आपकी ए ट्रिपल बॉन्ड बी वाली सिचुएशन, ठीक है। जहां पे बोलूंगा कि इस ए और बी में से इस बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बच्चों, अधिक होनी चाहिए, ठीक है, इस ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो ये पाई बाहर जाएगा, ये वाला भी पाई इधर जाएगा भाई, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, अधिक है। किससे, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो यहाँ भी पाई बाहर जाएगा, तो ए के पास पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव। तो ये ए अटैच होगा, देखो ये जी ग्रुप पूरा है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे आपका जैसे ए जो होगा, ए डायरेक्ट बेंजीन से अटैच होगा, बी डायरेक्ट अटैच नहीं होगा, तो ए के पास डेफिशिएंसी, देन पाई बाहर शिफ्ट करेंगे। और जब बेंजीन रिंग से बच्चों का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर जाती है तो उसको हम बोलते हैं कि रिंग हमारी डीएक्टिवेट हो रही है। और जो ग्रुप लगेंगे उसको बोलते हैं डीएक्टिवेटर ग्रुप। जैसे आप एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे ऐसे बेंजीन ले लिया, यहाँ पे आपको लगाया मैंने सी डबल बॉन्डो। तो आप देखो, अब सी डबल बॉन्डो मतलब एसिड वाले या एल्डिहाइड वाले, कीटोन वाले, या फिर अदर आपके एसिड के डेरिवेटिव्स ले सकते हैं, या फिर हम साइनाइड ग्रुप भी यहाँ पे देख सकते हैं। ध्यान दो भाई, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी बच्चों अधिक है, नाइट्रोजन की, तो पाई बाहर जाएगा, यहाँ पॉजिटिव, तो बेंजीन से डेंसिटी बाहर जाएगी। यहाँ पे पाई ऊपर जाएगा, डेल माइनस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, कार्बन कार्बन पे, तो ये भी पाई बाहर जाएगा। तो दोनों जगह आपकी बेंजीन क्या हो रही है, डीएक्टिवेट हो रही है। डीएक्टिवेट समझ में आया, डीएक्टिवेट समझ में आया सही ढंग से। अब सुनो, अब वो बोला है कि भाई सम मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट इन, अब होता क्या है, जो अभी ये भी सुन लो रिजल्ट क्या है, कि अगर आपका रिंग एक्टिवेट होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही होती है बेंजीन रिंग की, तो उस केस में नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कहाँ कहाँ पे आती है बोलो जरा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। और जब डीएक्टिवेट होता है बेंजीन रिंग, जैसे सामने दे रखा है, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज डिफाइन होता है। बिल्कुल बात समझ आ रही है, मेटा पोजिशन को लेकर हम बात करते हैं। अब ध्यान दो बिल्कुल। तो बोला कि some meta directing substituents in aromatic substitution are given which one is most deactivating। तो मोस्ट डीएक्टिवेटिंग कौन होगा, जो भाई स्ट्रॉन्ग आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी को होल्ड करता हो। तो देखो ये एसिड है, नाइट्रो है और सीएन। तो आपको पता है मैंने लिखाया था बच्चों एक पावर का सीक्वेंस, माइनस आई बोलो आप या माइनस एम बोलो, है ना। तो स्ट्रॉन्ग माइनस आई किसका होगा बोलो जरा, स्ट्रॉन्ग माइनस आई बोलो या माइनस एम बोलो, मतलब ये विड्रॉइंग नेचर है, ये विड्रॉइंग नेचर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग कौन होगा, तो वो आपको पता है कि नाइट्रो इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे जितने ग्रुप दे रखे हैं, तो नाइट्रो के जो स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होने की कम वजह से अदर थ्री ग्रुप में सीक्वेंस क्या होगा बोलो जरा, तीनों का मैं लिखता हूँ। नाइट्रो का सबसे अधिक हो जाएगा, देन आपका आना चाहिए सल्फोनिक, हमने लिखा है ये है ना क्लासरूम के अंदर, अब नोट चेक करना जरूर। यहाँ से साइनाइड आएगा ना, अदरवाइज आप यहाँ से ध्यान रखो। और फिर बच्चों आएगा आपका यहाँ से एसिड। ये बेसिक सीक्वेंस है। और 100% क्वेश्चन नाइट्रो, सल्फोनिक, साइनाइड और एसिड के बारे में बार बार आता है, एल्डिहाइड कीटोन को भी जोड़ के, ये भी ध्यान रखना। तो ये पावर के बेस पे ध्यान रखना। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा हो गया, नाइट्रो ग्रुप। ये फटाफट से बेंजीन को बाहर खींचेगा। जब बाहर खींचेगा तो देखो क्या होगा, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देता हूँ, समझ में आए, ध्यान दो बच्चों। ये इस तरीके से यहाँ पे नाइट्रोजन, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड हो, क्या होता है बताओ बच्चों, पाई ऊपर जाएगा, ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर जाएगी, ये डेल माइनस होगा, ये डेल पॉजिटिव होगा, ठीक है। जैसे पॉजिटिव नाइट्रोजन पे तो ये पाई बाहर चला जाएगा। अब ये पाई बाहर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे पॉजिटिव आया तो फिर ये पाई यहाँ शिफ्ट करेगा, तो फिर पॉजिटिव यहाँ आया, पूरा बता रहे हो एक साथ ही आपको। देन ये पाई यहाँ चला जाएगा, तो फिर पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। तो कहाँ कहाँ पॉजिटिव देखने को मिल रहा है आप देखो जरा। तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ किया तो जो आपका पॉजिटिव आ रहा है वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे आ रहा है, ध्यान दो आप। ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे पॉजिटिव चार्ज आपका डेवलप हो रहा है, अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही है ना। यस, तो इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, मतलब ऑर्थो पैरा पे अगर पॉजिटिव है तो इन पे क्या होगा भाई, ये मेटा पोजिशंस पे क्या होगा। तो मेटा पोजिशंस पे तो आपके आने वाले जो भी, उसने पूछा ना कि मेटा डायरेक्टिंग, तो मेटा डायरेक्टिंग का मतलब क्या, कि जो भी यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल्स आएंगे बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल ना डेफिशिएंट, तो इलेक्ट्रोफाइल्स जो भी सामने से आएंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जो भी सामने से आएंगी, तो इलेक्ट्रॉन रे सेंटर कौन कौन से बचे, एक तो मेटा पोजिशन ये, एक मेटा पोजिशन ये। तो ये दोनों जाके इस मेटा पोजिशन पे अटैक करेंगे, वही इसने पूछा है। तो आंसर कौन सा होगा, नाइट्रो इज द राइट आंसर।
6। क्वेश्चन छोटा था बट मैंने एक्सप्लेनेशन आपको पूरा दिया, ठीक है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आइंस इन द फॉलोइंग। ठीक है, सबसे अधिक स्टेबिलिटी किसकी होगी, बताओ बच्चों। आपको दे रखा है ये सीक्वेंस। तो जो नेगेटिव चार्ज है, हमने हमेशा बताया कि नेगेटिव चार्ज की बच्चों स्टेबिलिटी देखना है, तो जिस एटम पे नेगेटिव चार्ज है ना, उसका नेगेटिव चार्ज ना आपका जीरो पे पहुंचना चाहिए। अब जीरो पे कैसे पहुंचे, उस नेगेटिव को खींचने के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो नेगेटिव विड्रॉ हो जाएगा, और नेगेटिव फटाक से कहाँ, जीरो पे पहुंचेगा, और जीरो पहुंचने का मतलब स्टेबिलिटी आपकी मैक्सिमम हो गई। बिल्कुल सिंपल सा सिक्वेंस था। अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज मिल रहा होता है तो पॉजिटिव वाले चार्ज इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप लगा दो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दो, तो पॉजिटिव वहां पे फिनिश होकर जीरो पे आ जाएगा। लाना आपको जीरो पे है ना, तो बस अब सामने तो यहाँ पे एनाइंस दे रखा है, तो एनाइन वाले केस में हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो ध्यान दो, मैं आपको ना रिलेशन बता देता हूँ। मैं बोलूंगा कि भाई मोर प्लस आई ग्रुप, प्लस आई ग्रुप का मतलब क्या, बोलो। ज्यादा प्लस आई इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप, तभी तो पॉजिटिव आता है ना भाई, कोई ग्रुप पे पॉजिटिव कब इलेक्ट्रॉन्स को देगा, तो जितने ज्यादा आपके प्लस आई ग्रुप लगे होंगे अराउंड दी कार्बन माइनस, कार्बन माइनस तीनों में चारों में 1 2 3 4, यस, जितने ज्यादा आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे होंगे, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है ना, प्लस आई। तो वहां पे आपको भाई जब रिलीजिंग ग्रुप ज्यादा लगे हैं तो नेगेटिव की डेंसिटी और बढ़ेगी, तो अनस्टेबिलिटी आएगी ना, यस, तो वहां पे आपको मिलेगा मोर अनस्टेबल। इसका मतलब कि आपका जो अगर हम एनाइन की स्टेबिलिटी की बात करूं, तो एनाइन की स्टेबिलिटी में कार्बन एनाइन की स्टेबिलिटी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, बोलो, माइनस आई ग्रुप जो विड्रॉइंग वाले हैं, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप, या फिर मैं बोल सकता हूँ माइनस एम ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्लस एम ग्रुप इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बस आप चेक करते हैं तो सही आंसर क्या आएगा, बोलो जरा। यहाँ पे सिर्फ एक अल्काइल पार्टिकल, ठीक है, और कार्बन के पास नेगेटिव है। यहाँ पे आप देखो तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, रेजोनेंस करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे और इंक्रीज कर देगा तेजी से रेजोनेंस करके। यहाँ पे 2 अल्काइल पार्ट मिल रहे हैं, यहाँ पे 3 अल्काइल पार्ट मिल रहे हैं, है ना, तो सबसे अधिक स्टेबिलिटी यहाँ पे सबसे कम अल्काइल पार्ट होंगे, तो सबसे कम अल्काइल पार्ट तो ए के पास ही दिख रहे हैं मुझे, तो मतलब सबसे आपका बेटर स्टेबिलिटी होगी ए की, ये सबसे अधिक स्टेबल हो जाएगा। फिर कौन सा आना चाहिए, यहाँ पे अल्काइल पार्ट तो वैसे भी कम है बी के पास, तो यहाँ आपका बी आना चाहिए, ठीक है। और फिर कौन सा आना चाहिए आपका इसके बाद, सी ऑप्शन, सबसे लास्ट में आपका डी ऑप्शन। इसे बहुत से बच्चे ये भी सोचेंगे कि सर अब जरा ये भी बता दो कि यहाँ पे बेंजीन से रेजोनेंस हो सकता है क्या। भाई ये बेंजीन का इंटरनल रेजोनेंस है, तो इंटरनल रेजोनेंस से तो बेंजीन तो अपनी स्टेबल होगी, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज आपको बाहर दिख रहा है, उस नेगेटिव के साथ बात करी जाए, तो मैं तो यहाँ पे ये बोला था स्टेबिलिटी सबसे अधिक कहाँ पे होगी, तो नेगेटिव तो यहाँ पे ऑलरेडी स्टेबल दिख रहे हैं ना, वो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन नेगेटिव दिख रहा है, उसको स्टेबल करने के लिए यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप लगा है क्या, नहीं, तो वो तो जो नेगेटिव चार्ज वो बेंजीन में पार्टिसिपेट करेगा नहीं ना। आप मेरी बात समझ रहे हो, तो इसलिए इसलिए बहुत से बच्चे सोचेंगे सर बी सबसे में आना चाहिए था या बी सबसे पहले आना चाहिए था, ऐसा नहीं है, ठीक है, बिकॉज वो नेगेटिव आपके बेंजीन के अंदर नहीं गया, जिसको अपन बेंजाइन बोलते हैं ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका सही ऑप्शन आना चाहिए, ऑप्शन बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, जरा इसको आप ध्यान से रीड करो। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों बोलता है मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ 1:1 मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो बार बार पूछा गया है, एनटीए ने पूछा है नीट के अंदर, तो कौन सा मेथड ऐसा होगा जिससे हम आपके 1:1 के अंदर ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल्स को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, तो बेटर तो बेटा है डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। जब भी कभी क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस है पूरा का पूरा, कि भाई ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, तो जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल कैसा बनेगा, भाई फिनॉल का मतलब ये हो गया OH, और ऑर्थो पे लगा दिया मैंने नाइट्रो ग्रुप, और मैं पैरा की बात करूं तो बच्चों देखो यहाँ पे OH हो गया, और पैरा पोजीशन आपकी ये हो जाएगी, तो ये ऑर्थो हो गया, ये आपका पैरा हो गया। तो अब इन दोनों को अलग अलग करना है भाई, जब हम रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है, जैसे हम नाइट्रेशन पढ़ते हैं ना, HNO3 के साथ H2SO4, वहां से आपके Na2+ रिलीज होता है, नाइट्रोनियम आयन, वो जाके यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल तरफ वर्क करता है, बेंजीन के ऊपर अटैक कर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉलो करता है, देन आपको आंसर मिल जाता है। तो ऑर्थो और पैरा दोनों बन चुके हैं लिक्विड फेज में, इनको अलग अलग कैसे किया जाए, ये उसने पूछा है, आया समझ में। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना कि भाई ऑर्थो ये हो गया, पैरा ये हो गया, मेटा की भी बात कर लेते हैं, तो मेटा भी इधर बना लेते हैं इस जगह,
ये फिनॉल, देन आपका यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, ये मेटा। तो इन तीनों की जो आपके मेल्टिंग पॉइंट है ना, उनको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों प्लीज, ठीक है। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को हम लोग टू नाइट्रोफिनॉल भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को टू नाइट्रोफिनॉल भी बोल सकते हैं। और इसका मेल्टिंग पॉइंट आपको अपने बिल्कुल फिंगर टिप पे ध्यान रखना है। मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है 45 डिग्री सेल्सियस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इज 45 डिग्री सेल्सियस। मेटा नाइट्रोफिनॉल्स की बात करिए तो इसका होता है काफी ज्यादा होता है 97 डिग्री सेल्सियस। और सबसे अधिक होता है आपके पैरा वालों का, बिकॉज इसकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होती है 114 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया। तो अब बताओ, डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं, लिक्विड हैं, उनको अलग अलग करना है, तो कौन सा प्रोसेस? यस, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन पढ़ते हैं ना लोग बहुत बार, तो डिस्टिलेशन मेथड इज वेरी पॉपुलर। तो डिस्टिलेशन मेथड को अपन यूज करेंगे, बिल्कुल सही होगा। सब्लिमेशन नहीं होगा, क्रोमेटोग्राफी भी नहीं है, क्रिस्टलाइजेशन भी नहीं है, आंसर इज डिस्टिलेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है ट्यूटोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड। तो ट्यूटोमेरिज्म कहाँ पे प्रेजेंट है? ठीक है, तो ट्यूटोमर्स को देखेंगे ध्यान से। तो ट्यूटोमेरिज्म बच्चों कहाँ पे प्रेजेंट हो, ध्यान देते हैं। तो हम लोग जो बात करते हैं कि भाई अल्फा हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है जब ट्यूटोमेर्स की हम बात करते हैं। तो वहां पे जो रिक्वायरमेंट में लिखता हूँ, अल्फा हाइड्रोजन आर रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड फॉर द मॉलिक्यूल्स टू शो ट्यूटोमेरिज्म, ठीक है। तो ट्यूटोमेरिज्म को शो करने के लिए हमें ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि बच्चों अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो आपको ट्यूटोमर्स बिल्कुल देखने को मिलेगा। जैसे भी एग्जांपल दूंगा मैं, आपको बहुत सही ढंग से समझ में आएगा। पहले तो मैंने कंडीशन आपको बता दी, ठीक है। देखते हैं बेटा, यहाँ पे दे रखा है आर, देन आपको मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे CH2 लिखा है मैंने, एन डबल बॉन्ड हो। पहले अल्फा के बारे में बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखो, ये आपको नाइट्रो फॉर्म यहाँ पे दे रखी है, दिस इज एक्चुअली नाइट्रो। आपको मैंने लिखाया था, अगर आपको याद होगा, कि बच्चों नाइट्रो फॉर्म जो होती है अगर वो ट्यूटोमेरिज्म करेगी, अगर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, हाँ प्रेजेंट है ना, देखो यहाँ पे भाई ये फंक्शनल ग्रुप हुआ कि नहीं हुआ। अब इस फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन, उस अल्फा कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है कि नहीं? मैं तो कहता हूँ एक ही होना चाहिए था, यहाँ तो दो दो है, बहुत अच्छी बात है। तो क्या होगा, आपको मैंने डिस्कशन किया था कि भाई ट्यूटोमेरिज्म एस्टर को बेसिक मीडियम दोनों में ही फॉलो किया जाता है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब मान के चलो मैंने यहाँ से अगर एल्कलाइन मीडियम को फॉलो कराया था OH माइनस आयन को, तो यहाँ से H+ आयन तो बाहर एक चला जाएगा, यहाँ से रिलीज होगा, तो वो नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। फिर वो नेगेटिव, देन आपका ये सिंगल बॉन्ड, देन इसका डबल बॉन्ड, तो ये पाई इधर जाएगा, नेगेटिव यहाँ जाएगा, तो इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव पहुंचेगा। जब नेगेटिव वहां पहुंचेगा, देखना ध्यान से क्या बनेगा स्ट्रक्चर, ये बन जाएगा R, देन आपका यहाँ से CH डबल बॉन्ड, देन आपका नाइट्रोजन बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास आएगा नेगेटिव चार्ज, देन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो। अब ऑक्सीजन के पास नेगेटिव आया तो वहां से H, यहाँ से OH, वो क्या बनाया होगा, पानी। अब वो पानी से H+ आयन निकलेगा, वो जाके यहाँ पे अटैक कर देगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो यहाँ से आपको रिजल्ट देखने को क्या मिलेगा भाई, यहाँ पे आपका OH आ जाएगा और कुछ भी नहीं आएगा, तो वो बनता है एजोफॉर्म, दिस इज कॉल्ड एजोफॉर्म। नाइट्रो से एजो कैसे बनाया वो थोड़ा समझ में आपको आया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे है, बस वो मुझे जल्दी से बताओ। सारे नाइट्रो दे रखे हैं, चेक करके देखते हैं स्ट्रक्चर। फर्स्ट कैसा बनेगा, कार्बन के साथ 1 2 3 एल्काइल, देन आपका एन डबल बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये फंक्शन ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, क्या इस पे हाइड्रोजन है? नहीं, ये क्रॉस कर दो, ये नहीं हो सकता आंसर। सेकंड देखते हैं अपन, तो कार्बन के साथ 2 यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक एल्काइल पार्ट है, देन एन डबल बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये पाई ऊपर जाएगा, मतलब ये फंक्शन ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन, दो हाइड्रोजन है। बहुत सही, बी ऑप्शन मिल गया। बाकी इसको चेक करोगे तो इस कार्बन पे 3 आपके मिथाइल हाइड्रोजन, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, ये भी क्रॉस। इस नाइट्रोजन के साथ कोई आपके 2 मिथाइल पार्ट है, तो यहाँ भी नहीं मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या दे रखा है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है अमंग द फॉलोइंग द वन दैट इज मोस्ट एक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन की बच्चों बात की गई है, तो मोस्ट एक्टिव कौन सा होगा बोलो। तो नाइट्रेशन के बारे में अगर बात करी जाए तो मैं देखो पहले एक्सप्लेन करता हूँ। मोर पॉजिटिव या प्लस आई ग्रुप, प्लस आई ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन्स को देने वाले ग्रुप है, ठीक है। अटैच्ड टू बेंजीन, अटैच्ड टू बेंजीन, ठीक है। देन बेटर इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस होगी क्या?
तो बेटर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपकी टेक प्लेस करेगी, बिल्कुल सही है। ये तो ये आपको समझ में आ गया कि भाई बेंजीन के पास जितने ज्यादा प्लस आई ग्रुप लगे होंगे, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप, रिंग एक्टिवेट होगी, तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आपकी क्या होगी, नेगेटिव डेंसिटी क्रिएट होगी। तो वहां पे आपका सामने से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जो गरीब आपका ग्रुप होगा, वो जाके फटाफट से अटैक कर देगा, बिल्कुल स्पीड होगा। अब मैं बोलता हूँ कि मान कर चलो आपके जो माइनस आई या फिर आपके जो माइनस आर ग्रुप है, जो विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर वो कम से कम लगे होंगे तो भी बेटर इलेक्ट्रोफ्लेक्स सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। मैं दोनों बातें बोल रहा हूँ कि अगर आपका प्लस आई ग्रुप ज्यादा लगा होगा बेंजीन के साथ तो भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक का सब्स्टिट्यूशन बेटर होगा, या फिर लेस माइनस आई और माइनस आई ग्रुप लगे हो तो भी तो आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज्यादा ही होगा। फिर लेस माइनस आई का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर वो कम से कम लगे होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के पास देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रोफ्लेक्स सब्स्टिट्यूशन वहां भी ज्यादा देखने को मिलेगा। बस ये दोनों रीजन आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं, देखो यहाँ पे टोलिन दे रखा है, मैं जरा स्ट्रक्चर बनाता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखो बेंजोइक एसिड दे रखा है, जरा लिख लो आप। तो बेंजोइक में तो मुझे लगता है बेटा अभी जस्ट बताया था, लेकिन उनको विड्रॉ करने वाला ग्रुप होता है। क्यों? ये पाई ऊपर जाएगा, डेल माइनस डेल पॉजिटिव, तो पाई बाहर भाग जाएगा, तो यहाँ पे रिंग डीएक्टिवेट हो गई। मतलब ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपको नेगेटिव डेंसिटी देखने को नहीं मिलेगी, बहुत कम मिलेगी। नाइट्रोबेंजीन की बात करी जाए तो नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रो भी आपको पता है कि विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये आपका NO2 है, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। तो उस केस में भी क्या होगा, आपकी जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो भी देखने को नहीं मिलेगी ज्यादा। टोलिन में लेकिन है बेटा, टोलिन में क्या होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर से शिफ्ट हो गई, वो हम पढ़ते हैं ना, हाइपर कंजुगेशन पढ़ते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लो, किसी से भी पढ़ लो। तो टोलिन में जो बाहर का कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बेंजीन का कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी sp2 की ज्यादा होती है, तो बाहर से हाइपर कंजुगेशन से या फिर इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू आपका CS इलेक्ट्रॉन्स को अंदर शिफ्ट करेगा, तो रिंग यहाँ पे एक्टिवेट होगी। तो जो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उससे कहीं ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप देखने को मिलेगी टोलिन वाले केस में। अब बेंजीन तो रेफरेंस कंपाउंड है, तो वहां तो कुछ होने वाला है ही नहीं। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ मिली, तो आंसर देखना टोलिन। टोलिन में सबसे अधिक देखने को मिली, मतलब सी सबसे पहले आ जाएगा। देन देखो यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है, यहाँ कम हो जाएगी, है ना। टोलिन सबसे पहले, देन बेंजीन आना चाहिए, बेंजीन में कोई डिस्टर्बेंस में रेफरेंस है। अब इन दोनों में से पावर चेक कर लेना भाई, बेंजोइक में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और नाइट्रो, दोनों में से कौन तेजी से विड्रॉ करता है, नाइट्रो आपका तेजी से विड्रॉ करता है, तो सबसे लास्ट में चला जाएगा। तो उसके पहले बेंजोइक मतलब ए ऑप्शन, और सबसे लास्ट में आपको कौन सा आ जाएगा, तो वो आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। तो ये आपका बनेगा पैटर्न, यहाँ पे समझ में आया। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन अपन क्लास में भी डिस्कस किए थे, बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, सबसे अधिक स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है यार, कि यहाँ तो आपको जो कार्बोटाइन दे रखा है, तो मैं यहाँ पे पहले रीजन आपको कर देता हूँ कि भाई पॉजिटिव को स्टेबल करना है ना, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पॉजिटिव कार्बोकैटायंस के साथ जितने ज्यादा लगे होंगे डायरेक्टली, वहां पे उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन जाएगा और पॉजिटिव को खत्म करके जीरो पे शिफ्ट कर देगा। तो वहां पे स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्लस आई ग्रुप, मैं बोलूंगा कि भाई मोर प्लस आई ग्रुप, मोर प्लस आई ग्रुप अराउंड दी कार्बोकैटायन, अराउंड दी कार्बोकैटायन आयन, तो वहां पे मिलेगा मोर स्टेबल मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे आपका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, आप देख लो ध्यान से। यहाँ पे जिस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है उसके आसपास दो क्या क्या लगा है, ध्यान दो। भाई फर्स्ट वाले में क्या दिख रहा है, 3 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का प्लस या माइनस जीरो होता है, तो इससे कोई लेना देना नहीं होगा। यहाँ पे एक मिथाइल मिल गया, बहुत सही, एक प्लस है। यहाँ पे दो दो मिथाइल मिलेंगे इस कार्बन के साथ, तो यहाँ पे आपके 2 प्लस आई हो गए। यहाँ पे आपको 3 प्लस आई मिलेंगे, है ना, तो जहाँ पे ज्यादा प्लस आई होंगे वहां पे ज्यादा स्टेबिलिटी है। तो इसका सही आंसर हो गया कि भाई 3rd डिग्री सबसे अधिक स्टेबल कार्बोटाइन, देन 2nd डिग्री, देन 1 डिग्री, देन आपका यहाँ पे हो गया है CH3+। ठीक है ना, इस तरीके से अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, बोलो जल्दी से। मोस्ट स्टेबल बात करें तो डी इज द राइट आंसर, डी आपका सबसे अधिक स्टेबल होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एक्सिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कंडीशंस हमको पता ही है, तो भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हम जो बात कर रहे हैं वो सिस एंड ट्रांस के लेके बात कर रहे हैं यहाँ पे अभी। ठीक है, तो सिस और ट्रांस में क्या होता है भाई, बीच में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मैं यहाँ पे लिख के चलो बना के देखता हूँ ना, पता चलेगा। फर्स्ट कंपाउंड को मैं ड्रॉ करके देखता हूँ, है ना, देखता हूँ क्या आंसर बनेगा। ब्यूटीन दे रखा है ना, 2 ब्यूटीन, ठीक।
और 1 पे फिनाइल लगा दो, एक तरफ फिनाइल लगा दिया, बाकी आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ब्यूटीन है, मतलब 1 2 एंड 3 एंड 4, 3 एंड 4। एक सेकेंड, इसको ना सही से अपन बना लेते हैं, एक सेकेंड गड़बड़ हो गया। यस, यहाँ से बनाते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे CH3 या हाइड्रोजन, मैं सिस फॉर्म पहले बनाता हूँ, देन आपका यहाँ से हो जाएगा फिनाइल, देन आपका CH2। तो 1 2 3 4 हो गया ना, 4 कार्बन, ठीक है, यहाँ से 1 2 3 4, और दोनों एच आपके सेम साइड में, तो दिस इज दी सिस फॉर्म, सेम ग्रुप सेम साइड में, सिस हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट, अगर मैं ट्रांस बनाऊं इसका, तो पॉसिबल है क्या ट्रांस बनाना? हाँ बिल्कुल, मैं एच को एक तरफ ऊपर कर देता हूँ, CH3 को नीचे लाऊं, या फिर इस एच को ऊपर करूं और इसको नीचे लाऊं, इस ग्रुप को। तो मैं करता हूँ, चलो इसको पॉसिबल कराता हूँ। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ऊपर हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3, इसको अपन ऐसे रखते हैं फिनाइल के साथ CH2, और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब जरा चेक करो, तो ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप अपोजिट साइड है ना 180 डिग्री पे, अगर 180 पे आता है तो उसको ट्रांस बोलते हैं हम, ठीक है। और जो 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री ऊपर वाला ना, ये वाला सिस वाला 90 डिग्री पे, अगर दो सेम ग्रुप 90 डिग्री पे आ जाए तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? सिस बोल देते हैं। तो ये तो फर्स्ट वाले में ही पॉसिबल हो गया, फर्स्ट वाले में ही पॉसिबल हो गया ना। सेकंड वाले में आप बना के देखो तो 3 वे फिनाइल दे रखा है, 1 ब्यूटीन, तो यहाँ पे ना सब हाइड्रोजन हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे। आप बना के देखना एक बार, ठीक है। तो आपका बी में पॉसिबल नहीं होगा, इसमें नहीं हो, इसमें तो हो ही नहीं सकता। दो दो फिनाइल एक साथ सेम ग्रुप दे रखे हैं ना एक कार्बन पे, अगर एक कार्बन पे सेम ग्रुप आ जाते हैं तो भी आपको वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्लीज ड्रॉ दी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। ये रिएक्शन दे रखी है, आप कन्वर्जन के लिए कौन सा रिएजेंट चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है कि भाई इस कंपाउंड के पास क्या है, सैचुरेशन, इट इज सैचुरेटेड कंपाउंड, मतलब सारे के सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड आपके कंपाउंड प्रेजेंट, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, मतलब यहाँ से अनसैचुरेशन, तो मतलब यहाँ से इलिमिनेशन, ये कौन सा पार्ट हो गया, दिस इज ए पार्ट ऑफ इलिमिनेशन रिएक्शन। अब इस इलिमिनेशन रिएक्शन के लिए पॉपुलर क्या होता है जरा याद करो। इलिमिनेशन हमने E1 E2 EI CB E1 CB सब पढ़ा था। तो इलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर हम लोग क्या फॉलो करते हैं, एक बच्चों स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग हम यहाँ से बेस फॉलो करेंगे, तो देखेंगे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है। तो वो बोल रहे कि भाई, और ये भी आपको यहाँ पे कोई नया कार्बन इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखो मैं प्रोसेस बताता हूँ क्या होगा, चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। मेरे हिसाब से एल्कोहलिक KOH इज द राइट आंसर। कैसे होगा मैं बताता हूँ। ये आपको दे रखा है यहाँ से कुछ इस तरीके से, ब्रोमीन में आपको मैकेनिज्म थोड़ा सा बताता हूँ। ब्रोमीन, इसके सामने अगर मैंने एल्कोहलिक KOH को फॉलो किया, तो ये तो आपको वैसे ही पता है कि भाई एल्कोहल ROH के साथ KOH, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह वर्क करेगा, एलिमिनेशन कराएगा। तो सबसे पहले ये जो ब्रोमीन है, ये अच्छे खासे आपके लीविंग ग्रुप होते हैं, तो ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव आते ही एल्कोहल का जो सेक्शन है वो जाके यहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बन के साथ। जब अटैक करेगा तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ से ब्रोमीन तो बाहर चला गया ना, CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ से आपका ये आ गया CH, देन आपका Br, ठीक है। अरे पूरी बात समझ में आ रही है। फिर इसके बाद हम क्या फॉलो करेंगे, ध्यान दो, यार एल्कोहलिक केस तो हो गया, अब ये एक्सिस में भी नहीं दे रखा है, तो नहीं नहीं, ये ऑप्शन इज रॉन्ग, ये तो नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो फिर ये बन गया आंसर फर्स्ट स्टेप में। अब वो बोल रहा है कि एल्कोहलिक KOH से अधिक स्ट्रॉन्ग वाला कोई बेस होना चाहिए, बिल्कुल सही। तो सोडा मैटो दे रखा है, NaNH2 दे रखा है, तो NaNH2 से NH2 माइनस रिलीज होगा, जो बहुत ही अच्छा बेस की तरह वर्क करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह, और वो फटाफट से क्या करेगा, इस ब्रोमीन को लेके बाहर चला जाएगा, मतलब ब्रोमीन तो यहाँ से बाहर जाएगा, वो जाके यहाँ अटैक कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो स्पीसीज मिलेगा वो आप ध्यान दो, तो ये आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा यहाँ से CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो ये रिएक्शन आंसर ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी बिल्कुल सही होगा। एक्वस केवस तो हो ही नहीं सकता ना, आप मुझे बताओ। एल्कोहलिक केवस था लेकिन फर्स्ट स्टेप के लिए, अगर वो एल्कीन पूछता तो ठीक था, लेकिन एल्काइन पूछा उसने प्रोडक्ट में, तो फिर ये नहीं होगा। जैसे बोले कि पहले KOH यूज करो फिर NaNH2 यूज करो, थोड़ा मेट बिल्कुल सही। फिर वो कह रहा है कि एक्वस केवस, तो यहाँ पे पहले थर्ड वाला तो पहले ही कैंसिल होगा भाई। एक्वस केवस तो आपके एल्कोहल बनाता है, एलिमिनेशन थोड़ी नहीं कराता। लास्ट में जिंक के साथ ये दे रखा है, तो ये तो रिडक्शन प्रोसेस के लिए, ये भी आपका नहीं हो सकता है। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में हाइड्रोकार्बन्स ए रिएक्ट विद ब्रोमीन बाय सब्स्टिट्यूशन टू फॉर्म ए एल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो फर्स्ट एक्शन क्या हो रही है, आप देखो फर्स्ट एक्शन में सिंपल से एक हाइड्रोकार्बन एल्केन वगैरह दे रखा होगा, और वहां से सब्स्टिट्यूशन हुआ है, एल्केन के साथ ही सब्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ते हैं, फिजिकल सब्स्टिट्यूशन वही है।
ठीक है। देन व्हिच बाई बोट्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड टू गैसियस हाइड्रोकार्बन्स कंटेन्स लेस देन 4 कार्बन एटम, देन ए क्या होगा। ठीक है, तो रिएक्शन देखते हैं अपन क्या होनी चाहिए यहाँ से। यस, तो यहाँ से वो एक लास्ट लाइन बोल रहा है कि यहाँ से वुड्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड टू गैसियस हाइड्रोकार्बन ना कंटेनिंग लेस देन 4 कार्बन एटम, और 4 कार्बन एटम से कम होना चाहिए, ये भी है। तो बोर्ड सेक्शन बेटा क्या होती है, कपलिंग रिएक्शन होती है ना, वहां से डबल, मतलब जस्ट इवन नंबर की हम बात करते हैं कि भाई 2 कार्बन दे रखे हैं तो 4 बन जाएंगे, एक दे रखा है तो वहां से 2 बनेंगे। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि 4 कार्बन से कब का होना चाहिए। तो यहाँ से क्या बनी, तो एल्कीन दे रखा है, तो बोर्ड्स में एल्कीन तो डिफाइन होता ही नहीं है। ये एल्केन दे रखा है, तो यहाँ से बनेगा 4 कार्बन का ब्यूटेन बन जाएगा। भाई इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन भी होता है, वो एल्कीन भी बनाएगा, लेकिन वो एल्केन के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ से ब्यूटेन बनेगा, गलत आंसर हो जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। तो सीधा आंसर आपको ये ऑप्शन मिल रहा है, जरा बना के देखते हैं। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि यहाँ से सब्स्टिट्यूशन करा हुआ आप, वो एल्काइल ब्रोमाइड को बना दो। तो यहाँ से CH4 के साथ मैं फॉलो कर रहा हूँ ब्रोमीन, और इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हम यही फॉलो करते हैं ना ब्रोमिनेशन के लिए, एल्केन के साथ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एक्शन हम लोगों ने पढ़ रखा था। तो यहाँ से आपका बन जाएगा CH3 नेक्स्ट इज ब्रोमीन, फर्स्ट इथाइल ब्रोमाइड आपका बन गया। देन इथाइल ब्रोमाइड के साथ वो कह रहा है बोट्स रिएक्शन में हम सोडियम के साथ ड्राई ईथर फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये क्या कपलिंग रिएक्शन करेगा, तो Br तो बाहर जाएगा सोडियम के साथ, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हम यूज करते हैं, आपको पता है। तो एक CH3 डॉट बनेगा, एक CH3 डॉट सेकंड मॉलिक्यूल से इथाइल ब्रोमाइड मिथाइल ब्रोमाइड के, वो दोनों अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा इथेन। तो इथेन ऑब्वियसली बेटा 4 कार्बन से कम का कार्बन है ना, लेस कार्बन का है ना, बिल्कुल। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। देखो ऐसे क्वेश्चंस आपके डिस्कस किए जाते हैं, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल आसान। नेक्स्ट है द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन कार्बन आयंस, ये कार्बन आयंस दे रखे हैं आपको यहाँ पे एक ये, ठीक है, इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन कार्बन आयंस, कार्बन आयंस आपको यहाँ पे दे भी रखा है, और उसके बाद उसने पूछा है यार देखो बिल्कुल कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, उसको आप यहाँ पे लिख लो, ये आपका CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, यही दे रखा है। अब जरा चेक करो यहाँ पे ट्रिपल, अब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज होता है ना वो लॉन पेज की तरह वर्क करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये ऊपर पाई नीचे पाई ट्रिपल, बीच में सिग्मा, तब सिग्मा काउंट करेंगे नेगेटिव को, मतलब लॉन पेयर तरह वर्क करेंगे। तो इस कार्बन के पास अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स की बात करूं, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब 1 हो गया आपका यहाँ से लॉन पेयर, और बीच में ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दिख रहा है, तो आपका एक बॉन्ड पेयर वहां से डिफाइन हो जाएगा। देखो एक लोन पेयर डिफाइन ये, और बॉन्ड पेयर्स की बात करूं तो बीच में एक सिग्मा, तो 1+1 मिला दें तो कितना आएगा, 2 आना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हो, और 2 का मतलब फिर आपका sp2 होना चाहिए। लेकिन उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, ये भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन, भाई ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके बारे में बोल रहा है वो, जो नेगेटिव चार्ज जो दिख रहा है ना, उस नेगेटिव चार्ज, भाई ट्रिपल बॉन्ड में तो क्या होगा, 2 पाई 1 सिग्मा होगा। ठीक है, तो वो नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे क्या आना चाहिए मुझे बताओ। भाई एन की वैल्यू फॉलो करते हैं ना अपन, एन इक्वल टू 4 डिफाइन हो जाएगा, तो हम sp3 बोल देते हैं, एन इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, तो उसको अपन sp2 बोलते हैं, और n इक्वल टू 2 आ जाएगा तो उसको अपन sp बोलते हैं। तो एक सिग्मा अंदर है उसी कार्बन से अटैच, तो एक बॉन्ड पेयर वो हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर में काउंट हो गया, तो एक लोन पेयर आपका बाहर है तो 2 हो गया, 2 का मतलब sp हाइब्रिडाइज्ड। तो आपका बी ऑप्शन तो दिख रहा है ना, बी ऑप्शन आई, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, लोगों से है बी ऑप्शन करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 15। द कंपाउंड्स दे रखा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको ये, अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट सी इज, सी प्रोडक्ट क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जनरली, और अब ध्यान से देखो सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, क्या होगा, तो C3C7H8 दे रखा है, तो ये आपको ध्यान दो कि भाई C6 बेंजीन से अधिक है, भाई बेंजीन क्या होता है C6H6 होता है, उससे अधिक दिखाई दे रहा है। तो नहीं एरोमेटिक सेक्शन का ये पार्ट लगभग, क्योंकि देखो ऑप्शन आपको बताएगा, टोलिन बोला है, यहाँ टोलिन बोला है, यहाँ टोलिन है, यहाँ टोलिन है, तो फिर यहाँ से डी निकालने की जरूरत नहीं है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन मत निकालो। अब यहाँ पे टोलिन ना देखे कुछ और नाम बोलता तो फिर आपको डी निकालना पड़ता है, डी निकालने के बाद आपको पता चलता है कि यहाँ पे डिग्री ऑफ 3 आएगा कि 4 आएगा। 4 आया होता तो 100% बेंजीन होता है, बिकॉज बेंजीन में 3 पाई होते हैं, एक रिंग होता है, ड्यू 4 ऐसे हो जाता है, तो ये बेंजीन का ही पार्ट है। तो हम क्या करते हैं कि ये आपको पता चलेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस 100% आपका ये बेंजीन से रिलेटेड बात कर रहा है। तो इसको बना लेते हैं अपन इस तरीके से बेंजीन, बाकी अब चेक कर लो यही होगा। ठीक है, इसके सामने उसने क्या किया है, 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन फॉलो किया है, एच ब्लैस हीट फॉलो किया है, तो भाई क्या होगा, ये क्लोरीन तीनों तीनों जो है आपके दिख रहे हैं ना अल्फा हाइड्रोजन, उनको बाहर उड़ा देगा और सीधा यहाँ से बनाएगा ये कंपाउंड।
कार्बन के साथ कोई सब्स्टिट्यूशन कर देगा ना सीधा, हीट भी दे रखा है, तो कार्बन के साथ एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, तीन क्लोरीन, ये बन गया आपका ए कंपाउंड। ठीक, आसान था। फिर वो कह रहा है कि ब्रोमीन के साथ आयरन लेके आया। ठीक है भाई, क्या होगा देखते हैं। ब्रोमीन के साथ उसने आयरन को फॉलो किया है, तो ब्रोमीन से बेटा आयरन फॉलो किया है तो क्या करेगा बोलो जल्दी से। ब्रोमीन और आयरन, तो आयरन ब्रोमीन को एक्सेप्ट कर लेगा, एक Br प्लस को रिलीज करेगा। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं ना फिजिकल के अंदर, हम लोग फेटल क्राफ्ट वगैरह पढ़ते हैं, उसी का सेक्शन है। तो Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट, अब Br इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा तो वो क्या करेगा, ये कहाँ पे अटैक करेगा, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करने वाले ग्रुप होते हैं। तो जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा इस कार्बन से, तो कार्बन के पास डेफिशिएंसी, तो बेंजीन से डेंसिटी बाहर जाएगी। जब बाहर जाएगी तो मुझे बताओ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव या डेंसिटी आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी। नेगेटिव कहाँ पे आएगी, मेटा पोजीशंस पे आएगी। तो ये Br प्लस कहाँ अटैक करेगा, इन मेटा पोजीशंस पे जाके अटैक कर देगा। बिल्कुल सही है। जब मेटा पोजीशन पे अटैक किया तो बी आपको पता चल गया कि भाई बी बनेगा आपका मेटा ब्रोमोटोलिन। यहाँ से आपका एक तो ये ब्रोमीन दे रखा है ना क्लोरीन के आयरन के साथ, तो वहां से वो तो आपका रिडक्शन कर देगा। और नहीं नहीं, पहले बनाते हैं कार्बन के साथ तीन, तो Cl लगा दो पहले सीधे। ठीक है, पहला पहला प्रोसेस होगा, यहाँ से ब्रोमीन आ, ये हो गया ना, बिल्कुल आसान। अब बोल रहा है लास्ट में ये आपका बी बन गया। अब बोल रहा है कि यहाँ से सी क्या है कि जिंक के साथ HCl फॉलो किया है। अब जिंक के साथ HCl फॉलो किया, आप रिडक्शन करेगा, तो जब रिडक्शन करेगा तो तीनों के तीनों Cl को यहाँ से रिलीज करा देगा। तो यहाँ पे आपका फिर से बन जाएगा क्या, फिर से बन जाएगा आपका मेटाब्रोमोटोलिन। ठीक है, तो मेटाब्रोमोटोलिन कहाँ है, ये रहा आपका ऑप्शन, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। यस, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग हैलाइड्स फॉर द रिएक्शन। बताओ, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर आपकी रिएक्टिविटी क्या होगा जब आपको ये फॉलोइंग हैलाइड्स फॉर द रिएक्शन। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन यही यही का है, 2017 का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मुझे बोल रहा है कि हेलाइट्स को फॉलो करना, ये सामने हेलाइट्स आपको दे ही रखे हैं, और एक्टिविटी आपकी सबसे अधिक किसकी ज्यादा होगी। तो रिएक्टिविटी की जब बात करी गई है तो दिमाग में नहीं आया भाई किस रिएक्शंस के बारे में बात कर रहा है, कौन सी एक्टिविटी के बारे में बात कर रहा है। तो आपको ना एल्काइल हैलाइड दे रखा है, तो SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में ही बात करेगा। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर यहाँ पे हम SN1 को फॉलो करेंगे। सबसे पहले SN1 को, तो SN1 का ऑर्डर बच्चों क्या होता है, थर्ड डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड वन डिग्री। भाई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस को हम लेते हैं वहां पे। ठीक है, SN1 भाई कार्बो, SN1 के अंदर पहली स्टेप क्या होती है, फर्स्ट स्टेप होती है कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन, जिसकी स्टेबिलिटी अपन चेक करते हैं, सोलो स्टेप। ठीक है, अब यहां से बताओ सबसे अधिक स्टेबल कौन सा होगा। तो मुझे लग रहा है कि सबसे अधिक स्टेबल होना चाहिए आपका थर्ड वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब Cl बाहर जाएगा, ये Cl बाहर जाएगा तो पॉजिटिव आएगा, वो पॉजिटिव बेंजीन की रेजोनेंस से स्टेबल होगा। तो थर्ड सबसे मोस्ट स्टेबल हो जाएगा कार्बोकैटाइन, SN1 की बात कर रहा हूँ मैं। तो थर्ड सबसे अधिक होना चाहिए। तो थर्ड सबसे अधिक तो बी ऑप्शन में ही दे रखा है, देखो ये। फिर कौन सा आना चाहिए, ध्यान दो। देखो ये Cl बाहर जाएगा तो ये Cl तो यहाँ पॉजिटिव आएगा इसके पास, पॉजिटिव, तो इधर से भी स्टेबल, इधर से भी स्टेबल होगा, वो सेकंड डिग्री मिल गया। तो मतलब उसकी भी स्टेबिलिटी आ जाए, तो आपका थर्ड के बाद फर्स्ट आना चाहिए और सबसे लास्ट में आपका सेकंड। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप बाई डिफॉल्ट SN1 की तरफ शिफ्ट कर सकते हो, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, 3-methyl pentuene on reaction with HBr in the presence of peroxide form an addition product. The number of JEE means का है, the possible stereoisomers for the product। JEE का क्वेश्चन है, क्या बनना चाहिए। तो ध्यान दो, देखो यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर्स वगैरह के बारे में बात कर रहा है, तो मैं एक बार आपको करता हूँ एक्सप्लेन। वो कह रहा है कि पहले जरा ना 3 मिथाइल पेंटुइन का जो स्ट्रक्चर बना के देखो जल्दी से, क्या बनेगा बच्चों, कुछ ऐसा बनेगा। देखो डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये यहाँ नंबरिंग की बात करें डबल बॉन्ड की साइड से, तो 1 2 3 देन 4 एंड 5, जो कहना मैंने कंपाउंड 3 मिथाइल पेंटुइन। अब इसके साथ बोल रहा है कि अब रिएक्शन करो HBr की। ठीक है, मैं करा देता हूँ HBr की रिएक्शन। और साथ में बोल रहा है पेरोक्साइड, तो मैंने H2O2 ले लिया, R2O2 ले लो, है ना, इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा भाई, मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक, पता है ना, मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक, यस। यहाँ से आपका H2O2 अगर उसने यूज किया है पर आपके HBr के साथ, तो बिल्कुल 100% आपका एंटी मार्कोनिक होगा। EM रूल होगा, मैं पढ़ा चुका हूँ ना, एंटी मार्कोनिक होता है। अब एंटी मार्कोनिक होगा तो बताओ रेडिकल जनरेट होगा। तो जब पाई यहाँ से अगर गायब करोगे आप, पाई को अगर यूं बाहर निकाल दोगे, तो यहाँ पे ना रेडिकल जनरेट होगा। वो रेडिकल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखेगा, इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे दिखेगा, रेडिकल बनेगा। अब मुझे बताओ जब रेडिकल बनेगा तो यहाँ पे जाके ही Br अटैक कर देगा, या तो इस पोजीशन पे सेकंड पे या फिर थर्ड पोजीशन पे अटैक करेगा। तो ये जो Br होगा वो तो यहाँ पे यहाँ अटैक करेगा या फिर यहाँ अटैक करेगा, किसी पोजीशन पे अटैक करेगा ना। क्वेश्चन उससे नहीं कि क्या बनेगा प्रोडक्ट, उससे वो बोल ही नहीं रहा है।
वो पूछ रहे कि नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स क्या बनेंगे। और पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब है कि स्टीरियो सेंटर चेक किए जाए। और स्टीरियो सेंटर की बच्चों बात करेंगे तो दो स्टीरियो सेंटर आपको दिख रहे हैं परफेक्टली, है ना। दो स्टीरियो सेंटर मतलब कैसे, देखो अगर इस कार्बन की बात करेंगे तो इसके पास मान लो एक ब्रोमीन आ गया सपोज, तो चारों ग्रुप अलग हो जाएंगे ना। आप मेरी बिल को बात समझ रहे हो भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा ना एक एक्स्ट्रा, तो एक स्टीरियो सेंटर आपको ये मिल जाएगा। और अगर ब्रोमीन ने यहाँ अटैक किया होता तो एक स्टीरियो सेंटर आपका ये बनेगा। तो टोटल आपको दो स्टीरियो सेंटर मिल गए। तो एक स्टीरियो सेंटर से बनते हैं दो आइसोमर्स, तो दो स्टीरियो सेंटर से कितने बनेंगे, चार। तो आंसर कितना हो गया, फोर। फोर इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल बात समझ में, ये क्वेश्चन आया था, तो फोर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करी जाए। उसने बोला है कि यहाँ से एनिशियन को फॉलो करो, एक्स बनना चाहिए, फिर पे निकल के साथ रिडक्शन किया गया, देन बाई बनेगा, बाई के साथ फिर एसिटिक एनहाइड्राइड जेड बनेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। आप ध्यान दो क्या होगा मैं बताता हूँ। यहाँ लिखा है मैंने CH3 CH2Cl प्लस अपन ने फॉलो किया है सोडियम साइनाइड, ठीक है। एक सेकंड, सोडियम साइनाइड किया बिल्कुल, तो क्या बनेगा बताओ आप। सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो सब्स्टिट्यूशन ये CN होगा ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा क्लोरीन को, और सब्स्टिट्यूशन करेगा तो यहाँ से बन जाएगा CH3 CH2 देन आपका साइनाइड, ठीक है। ये बनेगा आपका प्रोडक्ट फर्स्ट। तो एक्स तो आपको बन गया यहाँ पे, ठीक है, दिस इज एक्स। तो इस एक्स के साथ वो कह रहा है कि आप निकल का यूज करो जरा। तो अगर निकल का हम यूज करेंगे हाइड्रोजन के साथ तो रिडक्शन करेगा। प्रोडक्शन का तो ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है, इसको रिड्यूस करेगा, है ना। तो यहाँ से बनेगा क्या आपका, बोलो जरा। अमाइन बन जाएगा सीधा सा। तो CH3 CH2 कार्बन से आपका बनेगा CH2, और नीचे आपको बन जाएगा NH2। हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, डबल बॉन्ड सारा कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 अमाइन बन गया। अब अमाइन के साथ बोल रहे हैं कि वो डालो आप एसिटिक एनाहाइड्राइड। अब एसिटिक एनाहाइड्राइड को हम यूज करते हैं, तो एसिटिक एनाहाइड्राइड हैक होता क्या है वो भी देख लो आप एक बार। दिस इज एसिटिक CH3 डबल बॉन्डो ऑक्सीजन डबल बॉन्डो एंड दिस, ठीक है, आपका सिमेट्रिकल होता है एसिटिक एनाहाइड्राइड। इस एसिडिक एनाहाइड्राइड का अपन ने यूज किया है किसके साथ, जो बना था प्रोडक्ट, ठीक है, आपका अमाइन 1 डिग्री अमाइन CH3 CH2 CH2 NH2, ठीक है। क्या बनना चाहिए प्रोडक्ट उस पर बात कर रहे हैं, तो जेड पूछ रहा है क्या बनेगा। तो यहां से मुझे बताओ क्या प्रोसेस होना चाहिए। यस, देखो अब एसिटिक एनाहाइड्राइड तो डिसोशिएट होता है दो पार्ट में। सिमेट्रिकल है तो एक पार्ट ये निकाल दो भाई, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा यहाँ से, तो एक सेक्शन ये निकल जाएगा नेगेटिव के साथ, और यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, ये तो बनेगा। अब बताओ मुझे, ठीक। अब क्या होगा, अब ये जो NH वाला सेक्शन है ना, यहाँ से निकलेंगे आपके कितने, एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज होगा भाई, यहाँ पे निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला जो स्पीसीज होगा, ये जो स्पीसीज दिख रहे हैं ना, CH3 C डबल बॉन्डो यहाँ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव यहाँ पे जो लोन पेयर है इसका वहां जाके अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आते ही वन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करके वो बाहर चला जाएगा, और जाते ही वो जाके इस ऑक्सीजन माइनस के साथ अटैक कर देगा, तो यहाँ से एक एसिड बन जाएगा सीधा आपका, एक तो CH3 C डबल बॉन्डो देन OH, ये बन गया आपका एसिटिक एसिड। और दूसरा जो C डबल बॉन्डो CH3 वो जाके यहाँ अटैक कर देगा, है। तो आपका जो कंपाउंड बनेगा एग्जैक्टली वो कुछ बन जाएगा यूं, CH3 CH2 CH2 NH, इसके साथ आपका वही C डबल बॉन्डो CH3। ये आपको कहाँ दिख रहा है, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो चेक करते हैं अपन CH3 CH2 CH2 NH एंड ये, तो ए ऑप्शन आपका 100% करेक्ट हो, बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्सक्लूसिवली, उसने बोला ये वर्ड यूज किया है भाई, एसेनबर्न मैकेनिज्म। बोलो, तो एसेनबर्न मैकेनिज्म जो फेवर्ड करता है ऐसी कार्बन एटम को जहाँ पे बल्कि ग्रुप लगे हो एल्काइल हाइड के आसपास, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है, ये तो पता है एसेनबर्न के अंदर, ठीक है। तो ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबिलिटी बेंजाइल एल्काइल हाइड इज मोर स्टेबल, बिल्कुल होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, ये ऑप्शन, कुछ कर रही नहीं था। मोर बल्कि वाला देखो और स्टेबिलिटी पकड़ लो कार्बोटाइंस की। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 20 में एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये अच्छा क्वेश्चन है। फिर बोला कि रिएक्शन करा रहे हैं हम सोडियम के साथ ईथर, वही आपकी वोट्स रिएक्शन है, फिर मोनोक्लोरिनेशन, देन यहाँ से आपको मिल रहा है ये प्रोडक्ट। अच्छा क्वेश्चन, देखते हैं क्या बनेगा। वोट्स रिएक्शन है, आप बाई डिफॉल्ट देख लो यहाँ से पहले तो यहाँ से अपन बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो C4H6 दे रखा है, ये आपका बल्कि ग्रुप होगा 100%, यहाँ पे Cl। आपने यहाँ से उसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकाल के भी सॉल्व कर लेना, ठीक है, 0 आएगा आपका 100%, ठीक है। तो इसके अपन 2 मोल्स यूज करेंगे, ये फर्स्ट ए कंपाउंड दे रखा है,
और इसके साथ उसने बोला है कि आप सोडियम के साथ ना ड्राई ईथर को यूज करो। ये तो बोर्ड रिएक्शन हो गई आपकी, ठीक है, बोर्ड रिएक्शन। तो देखिए यहाँ से क्या बनेगा भाई, इसको Cl बाहर निकल, रेडिकल्स यहाँ पे आएगा और सेम मॉलिक्यूल एक और जनरेट ऐसा होगा, ठीक है, इस तरीके से कार्बन डॉट CH3 CH3, ये डॉट यहाँ से, ये डॉट यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, तो हायर एल्केन बनेगा, वो भी आपका यहाँ से इवन नंबर में। तो CH3 कार्बन CH3 CH3 कार्बन, यहाँ CH3 इधर CH3 यहाँ से, ये आपको आंसर मिलना चाहिए। तो ये आपको आंसर कहाँ मिल रहा है भाई, ये क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। वो अगर हम बात करें ऑप्शन के साथ, तो उसने ये पूछा है ना कि ये ऑप्शन क्या होगा, तो ये ऑप्शन है टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक। आसान है, उसका मोनोक्लोरेशन हम करा सकते हैं, लास्ट में आंसर हो जाएगा, ठीक है। यस यस, तो स्टूडेंट्स 20 क्वेश्चंस आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल। और नेक्स्ट हम लोग 20 to 25 क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इतना रखते हैं बच्चों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।